नमस्कार दोस्तों। आंसर राइटिंग का आज ये 5वां एपिसोड हम कर रहे हैं। आप लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोग भेज रहे हैं। धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो आंसर लिखा करिए, तो जो यहाँ क्वेश्चन दिया करें उनको भी लिख के पोस्ट किया करिए। आप लोग इधर उधर के आंसर जो आपके पास लिखे रखे हैं या आप लोग लिख रहे हैं उसको कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो हर हाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे लिखने की जो कला है, जो कमियां हैं आपकी लिखने में रह जाती हैं, वो सारी चीज़ें दूर होंगी, कला विकसित होगी, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आज का जो एपिसोड है, आंसर राइटिंग में करंट अफेयर का उपयोग कैसे करें, कितना उपयोग हो सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, वेबसाइट पे कहीं पे आप कोई पोर्टल है वहाँ पर देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कौन सी चीज़ों को कैसे आप उपयोग करें। पहला जब एपिसोड हमने किया था जो कि बेसिक एपिसोड था, और उस एपिसोड में हमने बात की थी कि आर्टिकल बेस्ड जो आंसर आप लिखते हैं, उस आंसर की सबसे जो कमी होती है वो कभी कभी ये होती है कि आर्टिकल अगर आलोचनात्मक दृष्टि से लिखा गया है तो कई बार आप केवल उसके नेगेटिव या नकारात्मक पहलुओं को ही तैयार कर लेते हैं। आर्टिकल अगर तारीफ की दृष्टि से लिखा गया है तो केवल आप उसकी सकारात्मक चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज हो, और बेसिक नॉलेज जब आपका होता है, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं आपका क्लियर होता है, तो आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि कौन सा आर्टिकल कितना हमको कैसे यूज करना है, उनकी बातों को कैसे लिखना है। इतना तो बेसिकली सबको पता होता है कि जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उस आंसर में जितना आप कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे हिस्ट्री का आंसर छोड़ दीजिए और पॉलिटी का कुछ स्टैटिक जो पोर्शन है उसको छोड़ के, नहीं तो ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3, इसमें करंट अफेयर का बहुत महत्व है। इसमें वही मुद्दे पूछे जाते हैं अधिकतर जो चर्चित मुद्दे होते हैं, या उनसे रिलेट करके कुछ भी आपसे पूछा जाता है। तो पॉलिटी के कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हैं जहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं होता है, जो पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में नहीं। यूपीएससी में तो डायनेमिक पोर्शन ही है, और कुछ ऐसा भी है जो करंट अफेयर वेस्ट पूछा जाता है पॉलिटी में। तो यहाँ पर पेपर सेकंड और थर्ड के आज कुछ हम ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, या ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उनको आप कैसे डील करें। पेपर सेकंड और थर्ड, ये दोनों पेपर करंट अफेयर से अगर रिलेटेड है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या आपको करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जब आप कोई पत्रिका में कुछ भी पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं आप, आजकल तो देखना भी शामिल है, तो उसको क्या रिलेट कर पाते हैं। अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो आप उनका उपयोग यथास्थान कर पाएंगे। ये चीजें तब संभव होंगी जब आपको सिलेबस पूरा रटा होगा। सिलेबस याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए कि पेपर सेकंड में ये चीज पूछी जाती है। और सिलेबस ही नहीं, जब आपको क्वेश्चंस भी पता होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चंस की तैयारी मत करिए। आप अभी कई बार तैयार करते हैं तो आप यही तैयार करते रह जाते हैं कि डीपीएसपी क्या है, मूल अधिकार क्या है। वो तो आपकी बेसिक तैयार ही है, उनको तैयार करने की अब जरूरत नहीं है। आपने प्रीलिम्स पास किया है या आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, तो आप हर हाल में उसको लिख लेंगे। उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे तो वैसे भी वो बेसिक तो तैयार आपका है ही है। नहीं है तो उसको तैयार कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ये करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा सा उसके आगे बढ़ के करने की जरूरत है। जो भी योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं, कोई भी कार्यक्रम, स्कीम्स जो आपसे पूछा जाता है, कुछ भी, कोई भी नीति है, पॉलिसी है, वो आपसे पूछी जाती है। कोई भी अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड, नई पॉलिसी आई है, नए सुधार हुए हैं, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनको तो आप डायरेक्टली करंट से तैयार करेंगे, लेकिन इनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर से घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने करंट अफेयर का मुद्दा देखा तो आपके हाथ पांव फूल गए, लगने लगा कि अरे राम अब क्या होगा, हमने तो इसको पढ़ नहीं रखा था। आप सोच की चीजों को लिख सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जहां पर बात नीति की आ जाती है, जहां पर बात पॉलिसी की आ जाती है, जहां पे कुछ नया होता है, तो वहां पर ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसी चीजें हुई हैं, क्या है, उसके बारे में प्रावधान क्या है। वहां तो ठीक है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो दो बातें यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर। और करंट अफेयर के नाम पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको उसमें ट्रेडिशनली कुछ पता ना होगा तब भी आप लिख लेंगे। आपको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए और उसके बाद में करंट अफेयर से आप रिलेट करके उसको लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर होगा और यहां पर आपको 60-70% मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का सविस्तार वर्णन करें। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर समझने में उनको दिक्कत होगी, आंसर फॉर्मेट बताऊंगा, पूरा डिस्कस भी करूंगा इस क्वेश्चन को और आप इसको लिख के ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। तो यहां पर जिनको समझने में दिक्कत होगी या कम समझ पाएंगे वो लोग सोच रहे हैं कि केवल हमको खाद्य प्रसंस्करण जो नीति है उसको लिखना है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की जो नीति है उसको लिख देना है। जो लोग थोड़ा सा अच्छा समझेंगे तो इस क्वेश्चन का आप अर्थ देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का सविस्तार वर्णन आपको करना है, इसको स्पष्ट करना है। यहां पर बेसिक क्या है कि आपको खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों को जानना है। जो बेसिक है कि यहां पर जो चुनौतियां हैं उनको जानना है और ये चुनौतियां अगर आप जान गए तो आप भारत सरकार की जो नीति है उस नीति के बारे में भी जान जाएंगे और उसके बारे में भी लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान ये रखता है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भाई कोई भी आप जब आंसर लिखते हैं तो मैंने सबसे पहले कहा कि आप इंट्रो थोड़ा सा दीजिए और उसके बाद में बॉडी पैराग्राफ आप लिखिए और बॉडी पैराग्राफ लिखने के बाद में लास्ट में उसको कंक्लूड करिए, कंक्लूजन कर दीजिए। तो अब यहां पर इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, इतना आपके पास भाई 200 शब्द में, मान लीजिए कि 12 नंबर में ये पूछा गया है तो 200 शब्द के आसपास आपको लिखना है। 8 नंबर में ये पूछा गया है तो आपको 150 शब्दों के आसपास लिखना है, ये लिमिट है। तो इंट्रो में आप इतना ही लिख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है और कृषि आधारित जो ये अर्थव्यवस्था है तो भारत गांव में बसता है, गांव के लोग जो हैं वो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। और अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उससे रिलेट करते हैं, तो कृषि का विकास इससे बढ़ता है। कृषि के विकास के साथ साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को भी कम करता है और सरकार इसीलिए इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए प्रयास भी करती है। भाई खाद्य प्रसंस्करण, मान लीजिए कि किसान ने गेहूं उपजाया, किसान ने धान उपजाया, किसान ने दाल कोई भी अरहर उपजाई या कुछ भी किया और उसके बाद में गेहूं डायरेक्ट जो है उसका उसकी वैल्यू है 20 रुपए केजी मान लीजिए, और इस गेहूं से फिर बना आटा और आटे से ये बना ब्रेड। ब्रेड क्या रेट मिलेगा आप समझ रहे हैं? ब्रेड क्या रेट मिलेगा? ब्रेड आपका महंगा हो जाएगा, 20 रुपए किलो ब्रेड नहीं मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि जो खेती किसानी है उससे रिलेटेड ये हो जाता है। तो बहुत व्यापक तौर पर आप बड़े बड़े शब्दों में, मतलब बड़े बड़े वाक्यों में बहुत कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इतना रिलेट कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और ये कृषि विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो अगर ब्रेड
बिक रही है, तो यहां पर वही गेहूं है, अगर वो आटा बना के रोटी खा ली जाती तो उसकी वैल्यू यहीं पर रुक जाती। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया तो ब्रेड बनाया गया, और ब्रेड तक ही नहीं रुकता है, फिर ये मान लीजिए कोई पाव बनाया गया और इससे फिर बर्गर बना दिया गया, तो ये बर्गर और आगे चला गया, कुछ और चीजें इसमें मिलाई गई। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कुल मिला के उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। लेकिन यहां प्रश्न ये है कि इसकी क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले चुनौतियों पर हम बात करते हैं, इतना तो आप लिख लेंगे। अब बात आती है बॉडी पैराग्राफ की। तो बॉडी पैराग्राफ में जो चुनौतियां हैं, जैसे सबसे जो बेसिक भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही हमको बात करना है, तो चुनौतियों को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चुनौतियां हैं क्या। और चुनौतियों को अलग नहीं लिखेंगे, उन्हीं के साथ उनको दूर करने के जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसको भी लिखते चलेंगे, क्योंकि इससे हम चुनौतियां अलग बता के अगर अगर लिखेंगे अलग अलग तो वो रिपीट होगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको 200 नंबर में 200 शब्दों में ज्यादा ज्यादा लिखना है, 12 नंबर में लिखना है। तो अवसंरचनात्मक जो बाधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं अवसंरचना से संबंधित, तो अवसंरचनात्मक जो समस्याएं हैं या बाधाएं हैं, एक ये समस्या हो जाएगी। तो यहां पर लिखने का सही तरीका यह होगा कि आप अवसंरचनात्मक बाधाओं और उनको तुरंत लिखिए कि ये कैसी बाधाएं हैं, जैसे सड़क, जैसे विद्युत, बिजली की धीरे धीरे ये दूर हो रही है। जैसे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो आप आलू को कहां स्टोर करेंगे, टमाटर को कहां करेंगे, गेहूं को, जैसे भी जो भी आपको रखना है, बफर स्टॉक जो बनाना पड़ता है। पैकेजिंग की समस्या है, परिवहन की समस्या है, यानी कि सड़क तो होना ही चाहिए, बाद में आपको सड़क पे ले जाने के लिए कोई भारवाहक कुछ चाहिए ना भाई, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कुछ चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए। तो परिवहन की समस्या है, पैकेजिंग की समस्या है, ये सारी समस्याएं जो आती हैं अवसंरचनात्मक समस्याओं बाधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये चुनौतियां हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सड़क का निर्माण कर रही है, विद्युत का निर्माण कर रही है, मतलब विद्युत की सप्लाई कर रही है, सॉरी, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर रही है, परिवहन के साधनों का विकास कर रही है, पैकेजिंग सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करती है। वही आलू का चिप्स, 40 ग्राम चिप्स कितने का आपको मिलता है, और क्या 40 ग्राम चिप्स आप 25 रुपए का बेच सकते हैं। पैकेजिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। पैकेट में इसमें गैस भरी होती है, क्यों भरी होती है, क्योंकि उससे वो ताजा बना रहता है, खराब नहीं होता है। वैसे आप रख देंगे 2 दिन में बेकार हो जाएगा, उसमें दहिया लग जाएगी, लेकिन ये नहीं होता। तो ये सारी सुविधाएं सरकार को देना चाहिए, तो ये दे रही है। एक तरीका है कि आप पहले चुनौतियां गिना दें, तो अवसंरचनात्मक बाधा, और दूसरा है कि साथ साथ में आप लिखते चले। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो ये चुनौती परिवहन की है, कच्चा माल कैसे जाएगा, इसी के लिए तो कि सड़क अगर होंगे तो कच्चा माल इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा, परिवहन का साधन होगा तो इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा, मंडी तक पहुंच पाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच पाएगा। तो सरकार एक्सप्रेसवेज का निर्माण कर रही है, सरकार जो गलियारों का विकास करती है। गलियारों का विकास किस लिए किया जाता है, जो फ्रेट कॉरिडोर है वो किस लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पर सामान को पहुंचाया जा सके। तो और साथ में माल ढुलाई की जो गाड़ियां हैं उनमें अब अत्याधुनिक तकनीक का विकास हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज भी बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट छूट भी देती है लोगों को, अगर कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है सब्सिडी की भी व्यवस्था होती है। विद्युत सप्लाई जरूरी है, तो जगह जगह अब विद्युत सप्लाई भी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। ये हो गया। दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी आती है, जो हमारे यहाँ की स्किल है, मानव संसाधन जो है, तो मानव संसाधनों की कमी है हमारे यहाँ। यानी कि मानव संसाधन की इसमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका जो लेबर होगा कोल्ड, मान लीजिए कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, तो उसको थोड़ा सा स्किल्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण संस्थान है, चाइना और यहाँ पर तुलना की जाए तो सैकड़ों टाइम्स का, सैकड़ों गुने का अंतर आएगा, 100 टाइम्स का अंतर आ जाएगा। वहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा स्किल पे ध्यान देने के लिए वहां पर व्यक्ति इंस्टीट्यूशन की संख्या ज्यादा है, आईटी जैसे वहां पर कॉलेज ज्यादा है, आईटीआई जैसे कॉलेज ज्यादा है,
है ना, पॉलिटेक्निक जैसे हमारे यहाँ होता है, तो ये सब कॉलेज ज्यादा है वहां पर। तो वहां पर स्किल्ड लेबर है, मानव संसाधन का वहां पर विकास हुआ है। तो मानव संसाधन प्रशिक्षित अगर संसाधन हो हमारे पास मानव के रूप में, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में आप देखते हैं प्रशिक्षण शिविर लगाई जाती हैं। आप देखते हैं कि विभिन्न विभागों के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि इसका क्रियान्वयन भी बहुत सही से नहीं हो रहा है, और इसमें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि सर्टिफिकेट इनको मिल गया तो ये रोजगार इनको मिल गया। ये लिखना नहीं है, अपने नॉलेज के लिए जानिए, आप जानते भी हैं। तो प्रशिक्षण, कौशल विकास, ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो इसी के लिए की जा रही हैं कि मानव संसाधन का विकास हो सके। और अगर मानव संसाधन का विकास हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे ब्रेड बनाना, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि अमूल जैसा बड़ा सा प्लांट हम लगाए तभी बनाए। छोटा सा 5-10 लाख रुपए आप लगा के और इसको शुरू कर सकते हैं, बेकरी उद्योग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। मार्केट में कैसे आप सप्लाई करेंगे ये तो पता होना चाहिए आपको। बनाएंगे कैसे अच्छी गुणवत्ता का, ये तो पता होना चाहिए। कैसे वो स्वास्थ्य मानकों पर, जैसे इंडिया में ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो चीजें हैं मार्केट में, बहुत कम चीजें हैं जो स्वास्थ्य मानकों पर हैं। नहीं तो वो बस बस बिक रही हैं, चल रही हैं, संख्या है, बाजार है, तो चल जाता है, सब चलता रहता है। तो एक ये समस्या हो गई। गवर्नमेंट इसके लिए जैसे भी प्रयास कर रही है, उसमें जो कमियां हैं अगर स्कोप है तो आप गिना सकते हैं। तीसरा है कि जो हमारे यहाँ निवेश की बात हम करें, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है किसी भी उद्योग के लिए, तो हमारे यहाँ निवेश जो है वो नहीं है। और निवेश बहुत अच्छा इसलिए नहीं हो पाता है कि हमारे यहाँ अवसंरचनात्मक जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो है मानव संसाधन, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। तो बाहर से अगर पैसा लाना है या कोई भी निवेशक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ये रहेगा कि आप जैसे बना तो लोगे सामान, तो इसकी डिमांड कितनी है, क्या डिमांड हो पाएगी, ये बिकेगा कैसे। मान लीजिए कि मैं कोई कोर्स लॉन्च करूं और वो कोर्स बिके ना, तो हमारे स्टाफ का खर्चा कैसे निकलेगा। कितने का है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो उसको बेसिक चाहिए ना कि हमारे स्टाफ का खर्चा, जो हमारी टीम है उसका खर्चा निकालना पड़ेगा। तो डिमांड भी तो होनी चाहिए। तीसरी चीज है हमारे यहां इनोवेशन की कमी है। इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। नवाचार हिंदी में लिख लीजिए। तो नवाचार की कमी है, और इनोवेशन जहां पे नहीं होता है चीजें पीछे हो जाती हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसने कोई प्रोडक्ट निकाला जो कि आज के समय के हिसाब से बिल्कुल आधुनिक, या कई उसमें वैल्यू एडेड चीजें हैं, तो वो ज्यादा बिकेगा और इसी नाम पर वो लोग बेचेंगे। लेकिन हम नहीं बेच पाएंगे अगर हमने इनोवेशन नहीं किया है। ठीक है। और इसी कारण से इनका प्रभाव ये भी पड़ता है कि अगर निवेश नहीं होगा, पूंजीगत समस्याएं आ जाती हैं। कई बार ब्याज की जो दर है वो ज्यादा हो जाती है, या जो पूंजी है वो मिल ही नहीं पाती है। बैंक जैसे उसी को उधार देते हैं जिनके पास अच्छी क्रेडिट होती है, और जिसके पास अच्छी क्रेडिट है उसका तो सब सही चल ही रहा है। जो नया कुछ करना चाह रहा है उसको अगर नहीं मिल पा रहा है ऋण, तो ऋण की भी समस्या हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्याओं में से है। और ब्याज दर तो ऊंची होती है, आसानी से ये मिलता भी नहीं है। तो ये चुनौतियां हो गई। अब इनके समाधान को आप साथ साथ में चाहे लिखिए और चाहे अलग से आप कह सकते हैं कि समाधान के लिए सरकारी प्रयास, जैसा स्कोप हो, समाधान के लिए सरकारी प्रयास। तो जैसे पहले टॉपिक में, पहले पॉइंट में हमने बताया था कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब सरकार कर रही है। किसानों को बहुत सारे स्कीम के तहत हेल्प कर रही है ना। जैसे कच्चे माल के उत्पादक जो हैं, और साथ में जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग हैं, इनको कनेक्ट कर दिया जाए किसानों से। तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ला रही है, डायरेक्ट ये बिचौलियों को समाप्त करके इन्हीं को सप्लाई करें, तो किसानों को तो फायदा होगा ही। किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात होती है, और साथ में औद्योगिक क्षेत्र में जब ये माल डायरेक्ट पहुंचेगा तो ताजा भी पहुंचेगा, और औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी कम पेमेंट इसका करना पड़ेगा, क्योंकि बिचौलियों का हिस्सा कम हो गया। ठीक है। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रमुख जो उद्योग हैं वो अगर इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हो, जो औद्योगिक घराने हैं, तो अगर इस क्षेत्र में उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण
क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको सुविधाएं देती है, जैसे जमीन देती है, बिजली का कनेक्शन, पावर सप्लाई उपलब्ध करा देती है, उनको कुछ छूट दे दी जाती है टैक्स वगैरह में, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी, इससे किसान की आय इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्ट उनको सप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। कई बार जो ये कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये अपना हित साधने लगती हैं, है ना। तो कम कीमत पर भूमि दे दी जाए, कम कीमत पर बिजली दे दी जाए, पानी दे दिया जाए, जो प्रदूषण के नॉर्म्स हैं, पर्यावरण मंजूरी जो मिलती है, उनमें थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए जिससे आसानी से इनका हो जाए। तो ये पुल फैक्टर, पुश फैक्टर जो होते हैं, जैसे अगर किसी चीज को आप धक्का देंगे तो दूर जाएगी आपसे, तो कुछ चीजें होती हैं जो पुल फैक्टर के रूप में काम करती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये सारी सुविधाएं मिले तो आप वहां उद्योग लगाना पसंद करेंगे। तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, वो हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक पूरा काम करता है। तो रिटेल आउटलेट की बात आजकल हो रही है कि जैसे हमारे यहाँ जो आपूर्ति श्रृंखला है, ये भी एक समस्या है। आपूर्ति श्रृंखला जो है, ये बिचौलियों के कारण बहुत प्रभावित होती है ना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक है। अब करंट अफेयर से कैसे रिलेट करेंगे, अब यहां पर आप आइए। बाकी जैसे ये आंसर मैं बता रहा हूं, इसके लास्ट में मैं भी आपको बताऊंगा कि ये सारी जानकारी कहां से आ गई, मुझे कैसे पता है कि इनको लिखना है, आपको भी पता चल जाएगा। तो जैसे किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसको PMKSY कहते हैं, किसान संपदा योजना। तो ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान हो पाए, इसके लिए कोशिश करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसर इससे मिलते हैं। कृषि उपज के अपव्यय को यह कम करने का प्रयास करती है, और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी मार्केट में, वो सेल नहीं होगा, तो ये कैसे होगा। अब आपने कहीं PMKSY पढ़ा है, तो PMKSY का यूज यहां पर खाद्य प्रसंस्करण वाले क्षेत्र आंसर में आप कर दीजिए। गवर्नमेंट अक्सर आप देखते रहते हैं, आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आर्टिकल एक दिन निकलेगा, तो कोई स्कीम है तो उसकी हो सकता है आलोचना की जा रही, तो दूसरे दिन उसकी बड़ाई पे भी कोई लिखेगा, कुछ उसकी विशेषताएं। तो दोनों तैयार करना है आपको, जैसे आपको केवल आलोचना नहीं करना है और न केवल आपको अच्छी बातें ही लिख देनी है, तो समस्याएं भी इसको बतानी है कि इन प्रयासों के बावजूद भी बिचौलियों को अगर समाप्त करने की बात आती है तो पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कारण है किसानों का अशिक्षित होना, किसानों का कम जागरूक होना, किसानों तक कई बार न्यूज पहुंच ही नहीं पाती है, और ये सब चीजें हो जाती हैं ऑन पेपर, और फिर से वैसा ही जैसा है सब चलता रहता है, बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो सही से लागू भी हो पाए, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तभी कुछ ऐसा हो पाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन, जब जो प्रयास है वो सही से लागू हो, है ना। तो अब जैसे कोल्ड स्टोरेज तो बना लिए गए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस अगर बहुत ज्यादा हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसान आलू रख देते हैं कोल्ड स्टोरेज में, और जब निकालने की बारी आती है उस समय आलू बड़ा सस्ता होता है, और पता चलता है आलू निकालने जाएंगे तो उतने का आलू नहीं बिकेगा जितना कोल्ड स्टोरेज का किराया हो गया। तो अगर ये सस्ते दरों पर हो जाए, गवर्नमेंट अपने हाथ में इसको ले ले, है ना, या सुविधा दे, जो कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं उनको कुछ सब्सिडी दे, कुछ उनकी हेल्प करे, ऐड दे दे उनको, तो ऐसे में जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। तो कच्चे माल को ताजा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तो ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का लाभ सबको मिल पाए और कोल्ड स्टोरेज सस्ते दरों पर उपलब्ध हो पाए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारा गेहूं हमारे यहाँ बर्बाद हो जाता है, उसके लिए बफर स्टॉक अच्छे से बनाया जाए, अच्छे से भंडारित किया जाए, निश्चित अवधि में कैसे उसको कितने, भाई थोड़ा सा इसमें इनोवेशन की भी जरूरत पड़ेगी। इनोवेशन की जरूरत यहीं पे तो पड़ेगी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, ज्यादा समय तक उसको हम रख सकें, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा, अंत में आप ऐसा लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी योजना हो, जब तक उसमें जो प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, अधिकारीगण जो हैं वो, जो नेतागण हैं वो, और जनता की जागरूकता, सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, कोई भी ये योजना सफल नहीं होगी। मान लीजिए कि डेयरी उद्योग है, अब डेयरी उद्योग कृषि से सीधा रिलेटेड है, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है, लेकिन डेयरी उद्योग को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। जो दूध आपका निकलेगा उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, जो आप इससे पनीर बनाएंगे तो उसको आप स्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फ्रीजर चाहिए,
और फिर इसके लिए मार्केट चाहिए। मान लीजिए सब आपने कर दिया और बिका ही नहीं, तो एक आपूर्ति श्रृंखला सही से होनी चाहिए कि कच्चा माल आता रहे और जो बना बनाया माल है, जो प्रोडक्ट है, वो जाता रहे। तो ये भारत की जो विशालता है, कृषि क्षेत्र पे जो निर्भरता है, भारत के जो इतना बड़ा संसाधन है उसको स्किल्ड करके और इसकी विशालता का मार्केट के तौर पर लाभ उठा के और जो हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र की निर्भरता है उसको भुना के इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन में जैसे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, अब वो उस आर्टिकल को खाद्य प्रसंस्करण के बारे में ही वो आर्टिकल था और उसमें जो लेखक था उसने केवल गवर्नमेंट की बड़ाई कर दी थी और कुछ नहीं लिखा था। दूसरा एक आपने आर्टिकल पढ़ा, उसमें थोड़ा सा वो कोई विरोधी व्यक्ति थे, कांग्रेस के व्यक्ति थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट की क्या कर दी, आलोचना कर दी। अब दोनों आर्टिकल आपके तैयार होने चाहिए। एक न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दोनों चीजें निकलेंगी आगे पीछे कुछ दिन पे, तो आपका तैयार हो गया। और दूसरा, इतना आपको तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, तो उसमें रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। पूंजी की समस्या है कि सड़क की समस्या है ना, यातायात परिवहन की समस्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। निवेश बाहर से उतना नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे इसमें रिस्क, जहां पर रिस्क फैक्टर होता है वहां व्यापारी गण भी पैसे नहीं लगाते। तो इतना अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करंट अफेयर है भी, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपने करंट में नहीं पढ़ा है तब भी आप लिख सकते हैं, इसके ना रहते भी आप लिख सकते हैं अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स आपने सही से तैयार कर रखा है, सोचने समझने की क्षमता है तो। लेकिन करंट अफेयर यूज करेंगे तो आपके आधे से 1 मार्क्स से 1.5 मार्क्स लगभग ये बढ़ जाएंगे, आधे से 1.5 मार्क्स के बीच में इसमें आपको निश्चित तौर पर ज्यादा मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो क्वेश्चन है नीली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अक्सर ये चर्चा में रहता है। करंट अफेयर जब प्रीलिम्स का आप कर रहे थे तो प्रीलिम्स करंट अफेयर के समय आपने देखा था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ और ये नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुआ है। नीली अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझते क्या हैं, क्या जानते हैं? नीली अर्थव्यवस्था, अगर आप बेसिकली इसके बारे में, इसको कई नामों से, अन्य कई नामों से जाना जाता है, तो अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप थोड़ा बहुत वैसे भी, है ना, लिख लेंगे, है ना। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो समस्या होगी। जैसे आपको नीली अर्थव्यवस्था पूछ लिया जाए और आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप क्या लिखेंगे नीली अर्थव्यवस्था के बारे में, ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे पिछला क्वेश्चन है उसमें नीति से संबंधित अगर आपसे बात की जाए कि खाद्य प्रसंस्करण जो नीति है, थोड़ा सा मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं करंट से रिलेट करने की बात। तो जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनका मूल्यवर्धन करता है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देता है। उस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए, मैं अभी बता रहा हूं। और वैल्यू ऐड करना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो यही होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका यही है। डेयरी उत्पाद है, दूध है, दूध से पनीर बन जाएगा तो दूध आपका 50 रुपए लीटर बिक रहा था, पनीर आपका 360 रुपए किलो बिकेगा। वो अलग बात है कि पनीर पूरा 1 किलो दूध में 1 किलो पनीर नहीं निकलेगा, लेकिन तब भी वैल्यू बढ़ जाती है। पैकेट बंद भोजन जब मार्केट में आता है तो उसको सेल करना आसान होता है क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ज्यादा दिन तक उसको रखा जा सकता है। सब्जियों का भी आप देख रहे हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो नीति है खाद्य प्रसंस्करण नीति, तो उसमें देश भर में सबसे बड़ी जो बात की जा रही है वो देश भर के कोने कोने में एक तो मार्केट तैयार करने की, और दूसरा राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला, ये दो चीज अगर आप ऐड कर देंगे, एक है नेशनल फूड ग्रिड बनाने की जो बात है इस नीति में, खाद्य प्रसंस्करण जो नीति है, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में एक बात ये लक्ष्य रखा गया है, और दूसरा है नेशनल कोल्ड चेन। अगर ये वर्ड आप यूज कर दिए, राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड, कोल्ड चेन ग्रिड, तो ये जो दो बातें हैं अगर इनको आप ऐड कर दे रहे हैं दो चीजों को, तो थोड़ा सा आपका आंसर रिच हो जाएगा। वहां पे मुझे याद आया इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो करंट का ऐसे ही यूज आपको करना है। और तीसरा इसमें कर दीजिएगा कि जो मार्केट है, अब आप देखिए गांव में भी पनीर आपको मिल जाता है, गांव में भी आपको थैली बंद दूध है, पैकेट वाले दूध मिल जाते हैं। वो इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि अब वहां तक सप्लाई चेन पहुंच गया है, पहले नहीं जाता था, तो इसी को बढ़ाने की जरूरत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, तो नीली अर्थव्यवस्था है क्या? जैसे नीली अर्थव्यवस्था को कई नामों से जाना जाता है। अब नीली अर्थव्यवस्था को आप चाहे कह दीजिए मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था, महासागरीय अर्थव्यवस्था। अब नीली अर्थव्यवस्था
को अगर आप आर्थिक गतिविधियों से रिलेट करेंगे तो समुद्र के जो संसाधन है उनका आर्थिक लाभ उठाना है, लेकिन आर्थिक लाभ वहीं तक कि समुद्री पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, यह भी ध्यान रखना है। यानी कि सस्टेनेबल तरीके से शाश्वत विकास के नियमों का पालन करते हुए इसका लाभ उठाना है। अभी भारत और फ्रांस के बीच में जो ये समझौता हुआ है, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय क्षेत्र में साझेदारी की है। तो समुद्री व्यापार, समुद्री जो सेवाएं हैं, बंदरगाह, नौसेना उद्योग, सब उसमें आ जाएंगे, मत्स्य पालन आएगा, समुद्री प्रौद्योगिकी आएगी। लेकिन यहां पर नीली अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे अगर पूछा जा रहा है तो भारत के लिए इसके महत्व की संक्षेप में चर्चा आपको करना है। तो भारत फ्रांस के साथ यह समझौता क्यों कर रहा है और इस समझौते के पीछे क्या कारण है, भारत को क्या लाभ इससे मिलने वाला है। तो भारत की नीली अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक आप कह सकते हैं को फैक्टर है, एक उपवर्ग आप कह सकते हैं, जो जैसे समुद्री क्षेत्र के जितने भी संसाधन हैं उसका लाभ इसमें उठाया जा सकता है और आर्थिक संरचना जो है वो जो समुद्री आर्थिक संरचना है वो हमारी इकोनॉमी में योगदान कर सकती है। क्योंकि भारत की जो तटीय सीमा है, आपने प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ रखा होगा, ये लगभग 7500 है ना, 7500 7500 किलोमीटर के आसपास ये तटीय सीमा है। भारत की जो स्थिति है, मैप भी आप बना के दिखा सकते हैं, तो ये जो भारत की स्थिति, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, तो इसमें आप देखेंगे कि 9 राज्य तटीय क्षेत्र में भारत के स्थित हैं। 9 स्टेट जो है वो तटीय क्षेत्र में है। 1382, भले मत लिखिए इसको, लेकिन मोटा मोटा आपको ध्यान होना चाहिए, जो आइलैंड है ये 1382 लगभग आइलैंड है। बंदरगाह 199 के आसपास बंदरगाह है हमारे पास, है ना। 1400 मिलियन टन कार्गो कार्य मतलब उसका आयात निर्यात होता है और ये बहुत मतलब लगभग 12 हमारे पास तो बड़े बड़े बंदरगाह हैं। तो भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वो हमारी नीली अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अनुकूल है ना। अब संयुक्त राष्ट्र का आप देखिए तो जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें इसके 14वां जो है सतत विकास लक्ष्य का जो 14वां लक्ष्य है 14, तो ये महासागर, सागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग से संबंधित है। यानी कि इसमें महासागरों की बात की जाती है, सागरों की बात की जाती है, समुद्री संसाधन जो है उनके संरक्षण की बात की जाती है। तो सतत विकास लक्ष्य अगर ये 14वां कह रहा है कि हमको इसको इसके संरक्षण की को बना मतलब इसको संरक्षित करना है, तो एक तरफ तो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी कि दोहन करेंगे इसका हम, एक तरफ तो दोहन है, दूसरी तरफ इसके संरक्षण की भी बात हमको ध्यान में रखना है। यानी कि शाश्वत विकास के नियमों पर हमको चल के करना है। क्या डेवलपमेंट जो भी करना है वो शाश्वत विकास के आधार पर ही करना है, नष्ट नहीं कर देना है उसको। अब जो हमारे यहाँ नीली अर्थव्यवस्था है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें इसमें जो बात की गई है उसमें उद्योग, स्वयंसेवी संगठन, शिक्षा जगत, नागरिक सहित जितने भी हितधारक हैं सबके सुझाव इसमें आमंत्रित किए गए थे और उसके आधार पर यह पूरा तैयार किया गया, एक दस्तावेज तैयार किया गया। 2021 में ये सारे काम किए गए। अब जो नीली अर्थव्यवस्था हमारी है 2030 तक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य है कि ये हम एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर लेंगे जो कि भारत के बिल्कुल अनुकूल होगी। तो एक तरफ हम उसका संरक्षण भी कर पाएंगे, यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर काम कर पाएंगे, और दूसरी तरफ उसके आर्थिक दोहन भी हम करके उसका लाभ भी उठा पाएंगे, है ना। तो नीली अर्थव्यवस्था जो हमारी है इसके दोनों पहलुओं पर हमको आंसर में लिखना पड़ेगा। अब आप जब करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक दिन निकला कि भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, तो किन किन क्षेत्रों में हुआ है? इंडो फ्रांस जो समझौता हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में हुआ है? तुरंत आप उसको 4-5 बिंदु नोट करके रख लीजिए, ठीक है। नीली अर्थव्यवस्था क्योंकि तटीय क्षेत्रों के लिए आजीविका का साधन भी है, रोजगार भी है, मत्स्य पालन इसके अंतर्गत आता है, खनन आता है, अब तटीय क्षेत्र में जो गैस के भंडार हैं वो आते हैं, ये सब बड़े घटक हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 4.1% का इसका योगदान है। तो इसलिए इसके लाभ को तो हम नहीं नकार सकते, लेकिन हम संरक्षण को भी ध्यान में
रखेंगे, है ना। जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का आर्थिक महत्व ही नहीं है, इसका रणनीतिक महत्व भी है, इसका रणनीतिक महत्व भी है। भारत का अधिकांश जो कच्चा तेल है वो वहां से मिलता है, ठीक है, वो आर्थिक लाभ हम उठा रहे हैं। निर्भरता जो हमारी है केवल कच्चे तेल के मामले में ही नहीं है, मत्स्य संसाधन के मामले में भी हमने कहा कि है। तो ये धीरे 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 इसको और अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाए, लेकिन संरक्षण भी साथ में ध्यान में रखिएगा। जैसे बहुत सारे जो खनिज हैं वो भी यहां पर मिलते हैं। खनिजों में जैसे तांबा आपको मिल जाएगा, निकेल आपको मिल जाएगा, कोबाल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप वहां से दोहन करते हैं और समुद्री संसाधनों को उस तरीके से उपयोग करते हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, आगे भी वो सस्टेन रहती हैं, तो कोई समस्या नहीं है। जो इंडियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो इसमें जो देश है उन्होंने इस पे यही विचार व्यक्त किया है कि इसका संरक्षण तो जरूरी है, साथ में इसका लाभ भी हमको उठाना है। तो सतत विकास के साथ इसका लाभ उठाया जाए। हम अर्थव्यवस्था के को बढ़ाने के नाम पर समुद्री संसाधनों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोई भी न्यूज देखी तो आपने तुरंत उसको सिलेबस में पता है कि ऐसा टॉपिक हमारे नीली अर्थव्यवस्था भी हमारे सिलेबस में है, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको एक जगह कॉपी में नोट कर लिया। कुछ भी आपने देखा, कुछ प्रधानमंत्री जी ने बोला या कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अधिवेशन चल रहा है उसमें किसी ने बोला, या आपने देखा कि G20 का सम्मेलन चल रहा है उसमें कुछ बोला गया, तो भले उस क्षेत्र के लिए बोला गया है लेकिन संरक्षण के तरीके तो ठीक है ना, उसका तो आप उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से इसको लिखिए। बाकी जो चीजें हैं वो आप लिख के इसको उसमें भेजिएगा, और हम लोग उसको और व्यवस्थित कर रहे हैं। कुछ आंसर आज हमने देखे भी थे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वो ग्रुप का, और इन क्वेश्चंस दोनों को लिख के आप भेजिएगा। और आप लोग जो टेस्ट सीरीज और आंसर प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, वो स्टार्ट होने वाला है, और लोगों को इसमें जोड़िए। थैंक यू सो मच।